अरब सागर से लेकर ग्रीनलैंड तक एक ऐसी आग सुलग चुकी है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है, और उस आग के बीच खड़ा है भारत, जिस नाटो को अमेरिका अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था। आज वही नाटो अमेरिका के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। आज की यह खबर बहुत ही शक्तिशाली होने वाली है। भारत अब एक सामरिक शक्ति नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना कंट्रोल स्थापित कर चुका है। नाटो देशों के सदस्यों को भी समझ आ गया है, भारत के बिना आगे नहीं चला जा सकता है। आने वाले समय में वेटो शक्ति का कंट्रोल स्थापित होने जा रहा है, जिससे अमेरिका को टक्कर देने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद जिस वैश्विक टकराव की आशंका जताई जा रही थी, आज वह आशंका हकीकत में बदल चुकी है। ग्रीनलैंड, यूरोप, नाटो और अब भारत, दुनिया की राजनीति में ऐसा तूफान उठा है कि महाशक्तियों की कुर्सियां हिल चुकी हैं। ट्रंप बनाम उनका ही गठबंधन। अब तक जो विरोध की आवाज 7 समंदर पार से आती थी, वह आज अमेरिका के अपने ही सहयोगियों के बीच से उठ रही है। यूरोपियन यूनियन, नाटो, वही संगठन जिसे अमेरिका अपनी ढाल मानता था। और हैरानी की बात यह है कि आज यूरोप की एयरफोर्स, युद्धपोत और रणनीति अमेरिकी दबाव के सामने खड़ी दिखाई दे रही है। भारत इमर्जिंग इकोनॉमी नहीं, स्ट्रैटेजिक पावर, जिस भारत को कल तक सिर्फ इमर्जिंग इकोनॉमी कहकर टाल दिया जाता था, आज वही भारत अमेरिकी प्रभुत्व के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बन चुका है। नाटो के अंदर भारत को लेकर ऐसी चर्चा शुरू हो चुकी है जो वॉशिंगटन के लिए सदमे से कम नहीं। नाटो की ऐतिहासिक फूट, इतिहास में पहली बार नाटो के अंदर खुली फूट। अमेरिका के फैसलों पर सवाल और भारत को लेकर असाधारण सहमति। यूरोप के 22 से अधिक देश भारत के समर्थन में खड़े हैं। और अब बात सिर्फ साझेदारी की नहीं रह गई है। अरब सागर से लेकर के ग्रीनलैंड तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रखी हुई चिंगारी अब धधक चुकी है। वैश्विक राजनीति के पटल पर ऐसी हलचल मच चुकी है जिसने दुनिया भर की महाशक्तियों की नींदें उड़ा दी हैं। कूटनीति के गलियारों में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसने वैश्विक पावर की सत्ता को इस वक्त हिला करके रख दिया है। जिस भारत को लेकर के अब तक पश्चिमी देशों में एक मामूली इमर्जिंग इकोनॉमी मानकर के नजरअंदाज किया जा रहा था, अब वही भारत सीधे अमेरिका के प्रभुत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर के इस वक्त उभरा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस बार विरोध की आवाज 7 समुंदर पार से जो आती थी, वह 7 समुंदर पार से नहीं बल्कि अमेरिका के अपने सबसे पुराने सहयोगियों के बीच, यानी कि यूरोप के अंदर और नाटो के उस संगठन के अंदर से ही उठ चुकी है, जिससे अब तक अमेरिका अपना सबसे बड़ी ताकत का केंद्र मान रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो कड़वाहट और तनाव की आशंका जताई जा रही थी, अब वह धरातल पर इस कदर से रूप लेकर के उतर जाएगी, इस बात का दुनिया को अंदाजा नहीं था। भारत को लेकर के नाटो इतनी बड़ी घोषणा कर देगा, अमेरिका को इस बात का कभी भी अंदाजा नहीं था। इस वक्त नाटो के यूरोपियन यूनियन के तमाम देश और एक तरफ अमेरिका की पूरी सत्ता और ताकत की जो एक सबसे बड़ी बानगी है, वो ग्रीनलैंड पर सामने उतर चुकी है। एक तरफ यूरोपियन यूनियन के वो देश जो अब तक ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाते थे, जो ट्रंप के किसी भी टैरिफ वॉर के साथ उसका साथ देते थे, अब वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स उनकी ताकत के सामने अपने युद्धपोत, अपनी एयरफोर्स को उतार चुके हैं। हालात इस वक्त ऐसे बन चुके हैं कि नाटो के अंदर ही भारत को लेकर के ऐसी बात छिड़ चुकी है जो ट्रंप के लिए किसी सदमे से कम नहीं होने वाली है। नाटो के अंदर ऐसी बड़ी फूट, ऐतिहासिक फूट देखी जा रही है। ऐसा पहली बार पूरे दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि ट्रंप जिस ताकत को अपनी सबसे ज्यादा बड़ी क्षमता मान रहे थे, अब वही उनके खिलाफ इस वक्त खड़ी हो चुकी है। दरअसल नाटो के अंदर भारत को शामिल करने की अब तक कवायद चल रही थी, लेकिन इस वक्त नाटो को लेकर के भारत को सबसे बड़ा ऑफर भी आ चुका है, और यह ऑफर किसी और नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से सामने आया है। इस वीडियो में तो चैनल पर बने रहे वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अरब सागर की लहरों से उठी कूटनीतिक सरसराहट जब अटलांटिक पार करते हुए ग्रीनलैंड की बर्फीली चट्टानों से टकराई, से एक भू राजनीतिक संकेत नहीं रही, बल्कि वह चिंगारी बन चुकी थी जिसे कभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आक्रामक विदेश नीति, टैरिफ युद्धों और अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ सुलगाया था। और अब वही चिंगारी एक ऐसी वैश्विक आग में तब्दील हो चुकी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नींव को हिलाकर रख दिया है। ये वही ट्रंप हैं
जिनकी वापसी को लेकर दुनिया ने आशंकाएं जरूर जताई थीं, लेकिन यह कल्पना शायद ही किसी ने की होगी कि सत्ता में आते ही वह न केवल चीन, रूस या ईरान जैसे पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों से टकराव बढ़ाएंगे, बल्कि अपने ही सबसे पुराने सहयोगियों यूरोप और नाटो को भी इस हद तक असहज कर देंगे कि वे खुले तौर पर अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देने लगेंगे। दशकों से जिस नाटो को अमेरिका अपनी सैन्य, राजनीतिक और रणनीतिक शक्ति का सबसे मजबूत स्तंभ मानता रहा है, वही नाटो आज अपने ही भीतर ऐतिहासिक दरार से जूझ रहा है। और इस दरार के केंद्र में अचानक जिस देश का नाम सबसे तेजी से उभर कर आया है वह है भारत। वही भारत जिसे लंबे समय तक पश्चिमी देशों ने इमर्जिंग इकोनॉमी, रीजनल पावर या अधिक से अधिक फ्यूचर पोटेंशियल कहकर नजरअंदाज किया, लेकिन अब वही भारत सीधे सीधे अमेरिकी वर्चस्व के लिए एक वैकल्पिक ध्रुव के रूप में देखा जाने लगा है। यह बदलाव यूं ही नहीं आया, बल्कि इसके पीछे भारत की आर्थिक मजबूती, तकनीकी आत्मनिर्भरता, सैन्य आधुनिकीकरण, इंडो पैसिफिक में बढ़ती भूमिका और सबसे बढ़कर उसकी रणनीतिक स्वायत्तता की वह नीति है जिसने उसे किसी एक खेमे में बंधने से इनकार करने की ताकत दी। ट्रंप की वापसी के साथ ही अमेरिका ने एक बार फिर टैरिफ हथियार निकाले, यूरोप पर रक्षा खर्च बढ़ाने का दबाव डाला, चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध को नए सिरे से हवा दी और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूरोप को लगभग अकेला छोड़ देने जैसी बयानबाजी की, जिसने यूरोपीय राजधानियों में यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अमेरिका अब भी भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार रहा है। इसी पृष्ठभूमि में ग्रीनलैंड अचानक एक प्रतीक बनकर उभरा। वह ग्रीनलैंड जिसे ट्रंप कभी खरीदने की बात कर चुके थे, अब यूरोप और अमेरिका के बीच शक्ति प्रदर्शन का मंच बन गया, जहां अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के सामने यूरोपीय देशों ने अपने युद्धपोत और एयरफोर्स उतार कर यह संकेत दे दिया कि वे अब सिर्फ वॉशिंगटन के निर्देशों पर चलने को तैयार नहीं है। यह वही यूरोप है जो कभी ट्रंप के टैरिफ वॉर में चुपचाप उसका साथ देता था, लेकिन अब वही यूरोप अमेरिकी राष्ट्रपति की आक्रामकता के सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। नाटो के भीतर यह बेचैनी सिर्फ सैन्य या आर्थिक नहीं है, बल्कि वैचारिक भी है, क्योंकि ट्रंप का राष्ट्रवादी एजेंडा और यूरोप का बहुपक्षवाद अब सीधे टकराव की स्थिति में आ चुका है। इसी उथल पुथल के बीच भारत का नाम नाटो की आंतरिक चर्चाओं में जिस तरह से उछला है, उसने वॉशिंगटन को चौंका दिया है। नाटो के अंदर वर्षों से भारत को लेकर अनौपचारिक बातचीत होती रही, साझेदारी, संवाद और सहयोग की बातें होती रहीं, लेकिन अब जो प्रस्ताव सामने आया है वह किसी पार्टनरशिप से कहीं आगे का है। यूरोपियन यूनियन के कुछ प्रभावशाली देशों ने खुले तौर पर यह संकेत दे दिया है कि भविष्य की वैश्विक सुरक्षा संरचना में भारत को एक केंद्रीय भूमिका दी जानी चाहिए, और यदि नाटो को सच में 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करना है तो उसे अमेरिका केंद्रित ढांचे से बाहर निकलकर भारत जैसे जैसे स्वतंत्र और संतुलनकारी शक्ति के साथ गहरे रणनीतिक रिश्ते बनाने होंगे। यह प्रस्ताव ट्रंप के लिए इसलिए भी सदमे जैसा है क्योंकि यह चुनौती 7 समुंदर पार से नहीं, बल्कि उसी संगठन के भीतर से आई है जिसे वह अब तक अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते रहे हैं। नाटो के भीतर यह ऐतिहासिक फूट इस बात का संकेत है कि शीत युद्ध के बाद बनी एक ध्रुवीय दुनिया अब तेजी से बहुध्रुवीय व्यवस्था में बदल रही है, जहां अमेरिका अकेला निर्णायक नहीं रह गया। भारत की भूमिका यहाँ इसलिए निर्णायक बनती है क्योंकि वह न तो पश्चिम का कठपुतली बनना चाहता है, न ही पूर्व के किसी खेमे में पूरी तरह समाहित होना चाहता है। वह अपने हितों के अनुसार फैसले लेने वाला एक संप्रभु शक्ति केंद्र है। रूस से तेल खरीद पर अमेरिकी दबाव को झेलना, ईरान के साथ संतुलित रिश्ते रखना, चीन के साथ सीमा पर सख्ती और वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों की आवाज बनना, इन सब ने भारत को एक ऐसी छवि दी है जो यूरोप के लिए भी आकर्षक बन चुकी है। यूरोप आज अमेरिका और चीन के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा है, और ऐसे में भारत उसे एक तीसरा रास्ता दिखाई देता है, एक ऐसा साझेदार जो लोकतांत्रिक भी है, आर्थिक रूप से मजबूत भी और रणनीतिक रूप से स्वतंत्र भी। यही कारण है कि नाटो के भीतर भारत को लेकर बहस अब सिर्फ क्या की नहीं, बल्कि कब और कैसे की हो चुकी है। ट्रंप के लिए यह स्थिति इसलिए और भी असहज है क्योंकि उनकी राजनीति का आधार ही यही रहा है कि अमेरिका अपनी ताकत के दम पर सबको अपने पीछे चलने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन आज वही ताकत सवालों के घेरे में है। ग्रीनलैंड पर यूरोपीय सैन्य तैनाती, नाटो के भीतर भारत को लेकर बढ़ती सहमति और अमेरिका की नीतियों पर खुला असंतोष, ये सब मिलकर एक ऐसे वैश्विक भू राजनीतिक तूफान का संकेत दे रहे हैं जिसमें पुराने समीकरण टूट रहे हैं और नए गठबंधन आकार ले रहे हैं।
यह पहला मौका है जब अमेरिका को यह एहसास हो रहा है कि उसकी बनाई हुई व्यवस्था के भीतर ही उसके खिलाफ विकल्प तैयार हो रहे हैं। भारत इस पूरे घटनाक्रम में किसी आक्रामक चुनौती की तरह नहीं, बल्कि एक स्थिर विकल्प की तरह उभर रहा है। एक ऐसा विकल्प जो अमेरिका के प्रभुत्व को सीधे टकराव से नहीं, बल्कि संतुलन से चुनौती देता है। यही वजह है कि यह पूरी कहानी सिर्फ ट्रंप बनाम यूरोप या अमेरिका बनाम नाटो की नहीं रह जाती, बल्कि यह उस ऐतिहासिक मोड़ की कहानी बन जाती है जहां भारत पहली बार वैश्विक शक्ति संतुलन के केंद्र में खड़ा दिखाई देता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नाटो सचमुच भारत को वह सबसे बड़ा ऑफर देने की हिम्मत करता है जिसकी आहट अब भी सुनाई दे रही है, और क्या अमेरिका इस उभरती हुई बहुध्रुवीय सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा या फिर टकराव का रास्ता चुनेगा। लेकिन इतना तय है कि अरब सागर से लेकर ग्रीनलैंड तक जो आग सुलग चुकी है वह सिर्फ एक राष्ट्रपति की नीति का परिणाम नहीं, बल्कि उस बदलती दुनिया का संकेत है जहां शक्ति अब एक हाथ में नहीं बल्कि कई दिशाओं में बांट चुकी है, और भारत उस नए युग के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बनकर उभर चुका है। यूरोपीय संघ के भारत आगमन की चर्चाओं, नाटो के भीतर भारत को लेकर उठती बहसों और वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रही हलचलों को क्या अगर एक समग्र रणनीतिक फ्रेम में देखा जाए तो यह साफ होता है कि दुनिया इस समय किसी एक औपचारिक निर्णय से अधिक एक गहरे विचार परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां शीत युद्ध के बाद बनी व्यवस्थाएं दबाव में हैं और नए विकल्पों की तलाश तेज हो गई है। नाटो के भीतर अब तक अमेरिका की केंद्रीय भूमिका, जिसे लंबे समय तक उसकी सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व से जोड़ा जाता रहा, हाल के वर्षों में स्वयं नाटो के सहयोगी देशों के लिए भी असहज प्रश्न बन चुकी है, विशेषकर तब जब अमेरिका की आंतरिक राजनीति, ट्रंप युग की विरासत, संरक्षणवाद, अप्रत्याशित विदेश नीति और ग्रीनलैंड से लेकर यूरोप तक उसकी रणनीतियों ने सहयोगियों में यह भावना पैदा की कि उन्हें अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए वैकल्पिक स्तंभ तलाशने होंगे। इसी पृष्ठभूमि में भारत का नाम बार बार सामने आना कोई अचानक उपजी कल्पना नहीं, बल्कि पिछले एक दशक में भारत की बढ़ती आर्थिक क्षमता, इंडो पैसिफिक में उसकी केंद्रीय भूमिका, बहुपक्षीय कूटनीति में संतुलनकारी रुख, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करने की उसकी क्षमता का परिणाम है। जहां यूरोपीय संघ के कई देश भारत को केवल एक एशियाई शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसे ब्रिज पावर के रूप में देखने लगे हैं जो पश्चिमी सुरक्षा ढांचे और उभरते बहुध्रुवीय विश्व के बीच संतुलन बना सकता है। नाटो की सदस्यता को लेकर भारत की ऐतिहासिक नीति, जिसमें वह किसी सैन्य गठबंधन का औपचारिक हिस्सा बनने से बचता रहा है, के बावजूद ये बहस तेज होना कि भारत किसी प्रीमियम पार्टनर या असाधारण दर्जे के साथ नाटो की संरचना में शामिल हो सकता है, इस बात का संकेत है कि नाटो स्वयं अपने भविष्य को लेकर पुनर्विचार कर रहा है, क्योंकि यूरोप यह समझने लगा है कि केवल अमेरिकी सुरक्षा छतरी पर निर्भर रहना दीर्घकाल में जोखिम भरा हो सकता है। इसी संदर्भ में यूरोपीय संघ के भीतर 20 से अधिक देशों द्वारा भारत के प्रति खुले समर्थन की चर्चा यह दर्शाती है कि यूरोप भारत को न केवल चीन के संतुलन के रूप में, बल्कि अमेरिका के साथ रिश्तों में एक लेवरेज पॉइंट के रूप में भी देख रहा है, जहां भारत की गैर टकराववादी लेकिन दृढ़ विदेश नीति उसे एक स्वीकार्य विकल्प बनाती है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की रणनीतिक दिलचस्पी, आर्कटिक में बढ़ती सैन्य गतिविधियां और यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़े प्रभावों ने यूरोपीय नेताओं को यह सोचने पर मजबूर किया है कि यदि भविष्य में अमेरिका अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए यूरोप को दबाव में डालता है तो वे किसके साथ खड़े होंगे। और यहीं भारत की भूमिका एक ऐसे साझेदार के रूप में उभरती है जो न तो औपनिवेशिक बोझ लेकर आता है और न ही वैचारिक वर्चस्व थोपता है। इसी क्रम में ब्रिक्स को लेकर यूरोपीय संघ के बदले हुए सुर भी बेहद अहम हैं। जिस संगठन को कभी कमजोर या असंगठित अर्थव्यवस्थाओं का समूह कहा जाता था, उसी ब्रिक्स में आज यूरोप दिलचस्पी दिखा रहा है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा ब्रिक्स को वैश्विक चुनौती के बजाय एक संगठनात्मक मंच के रूप में प्रस्तुत करना इस बदलती सोच की बानगी है, क्योंकि यूरोप समझ चुका है कि वैश्विक शासन अब केवल G7 या नाटो जैसे पश्चिमी मंचों तक सीमित नहीं रह सकता। भारत इस पूरे परिदृश्य में एक केंद्रीय धुरी बनता जा रहा है, क्योंकि वह एक साथ
क्वाड, ब्रिक्स, G20, शंघाई सहयोग संगठन और रणनीतिक द्विपक्षीय साझेदारियों में सक्रिय है, और यही बहुस्तरीय जुड़ाव उसे किसी एक खेमे में कैद होने से बचाता है। नाटो के भीतर भारत को सबसे शक्तिशाली या प्रीमियम हेड बनाए जाने की चर्चाएं भले ही फिलहाल औपचारिक प्रस्ताव न हों, लेकिन वे इस मानसिकता को दर्शाती हैं कि भविष्य की सुरक्षा संरचनाएं अब केवल पारंपरिक सैन्य शक्ति पर नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता, तकनीकी क्षमता, जनसांख्यिकीय ताकत और राजनीतिक विश्वसनीयता पर आधारित होंगी। और इन सभी पैमानों पर भारत यूरोप की नजर में एक आकर्षक विकल्प बनता जा रहा है। अमेरिका के लिए यह स्थिति एक संभावित चुनौती इसलिए भी बनती है क्योंकि यदि यूरोप और वैश्विक दक्षिण भारत के इर्द गिर्द अधिक संगठित होने लगते हैं, तो अमेरिकी प्रभुत्व को स्वाभाविक रूप से संतुलित करने वाली एक नई धुरी उभर सकती है, भले ही वह प्रत्यक्ष टकराव के रूप में न हो। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि भारत स्वयं किसी भी ऐसे ढांचे में प्रवेश से पहले अपने दीर्घकालिक हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता देगा, क्योंकि नाटो की सदस्यता या नेतृत्व जैसी भूमिका भारत को रूस जैसे पारंपरिक साझेदारों से दूर कर सकती है और उसे ऐसे संघर्षों में खींच सकती है जो उसके राष्ट्रीय हितों से सीधे जुड़े न हों। इसलिए वर्तमान वैश्विक हालात को यदि संक्षेप में समझा जाए तो यह कहना अधिक सटीक होगा कि दुनिया इस समय भारत को एक विकल्प नहीं बल्कि एक अपरिहार्य स्तंभ के रूप में देखने लगी है। एक ऐसा स्तंभ जो अमेरिका की अनिश्चितताओं, यूरोप की सुरक्षा चिंताओं और उभरते बहुध्रुवीय विश्व की जरूरतों के बीच संतुलन बना सकता है। और यही कारण है कि नाटो से लेकर ब्रिक्स तक और यूरोपीय संघ से लेकर वैश्विक दक्षिण तक हर मंच पर भारत का नाम चर्चा के केंद्र में है, भले ही अंतिम निर्णय, औपचारिक घोषणाएं और संरचनात्मक बदलाव अब भी भविष्य के गर्भ में हों। दोस्तों, वॉशिंगटन में इस वक्त इस बात ने खलबली मचा दी है क्योंकि मैक्रो ने न केवल भारत को एक सकारात्मक शक्ति बताया है, बल्कि इस दुनिया के लिए दुश्मन मानने वाली सोच को सिरे से खारिज भी कर दिया है। उन्होंने खुले मन स्वीकार करते हुए कहा है कि आज की दुनिया एक ध्रुवीय नहीं है, जहां सिर्फ एक देश की मर्जी चले, बल्कि अब शक्ति के कई केंद्र बन चुके हैं जिनमें भारत, चीन जैसी महाशक्तियां शामिल हैं। मैक्रोन का यह कहना है कि BIC से लेकर के G7 के बीच युद्ध नहीं बल्कि संवाद का सेतु बन चुका है। भारत इकलौता वो देश बन चुका है जो इन सब का एक सबसे स्थायी और सबसे ज्यादा विश्वसनीय सदस्य बन चुका है। यूरोप अब अमेरिका की डराने वाली नीतियों से असल में ऊब चुका है, अपनी सुरक्षा तथा अर्थव्यवस्था के लिए नए रास्ते की पूरी दुनिया में तलाश कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस की बदली हुई सोच ऐसे समय में मुखर हुई है जब भारत के विदेश मंत्री यश शंकर पेरिस की गलियारों में कूटनीति की नई पूरे इबारत लिख रहे हैं। भारत की बढ़ती ताकत और ब्रिक्स के अध्यक्षता ने दिल्ली को इस पूरी बिसात का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। यूरोप को अब समझ में आ चुका है कि अगर उसके भविष्य की आर्थिक महाशक्तियों के साथ कदम से कदम मिलाकर के उसे चलना है, तो भारत का दरवाजा पूरे नाटो देशों को खटखटाना ही होगा, जिसके जरिए वह ब्रिक्स के साथ और भारत के साथ अपने संबंधों को सुधार करके ही कर सकते हैं। केवल फ्रांस नहीं बल्कि जर्मनी, इटली और स्पेन जैसी शक्तिशाली यूरोपीय देशों के भीतर भी यही मंथन इस वक्त चल रहा है कि आखिर कब तक वे अमेरिका की धमकियों के साये में अपने विदेश की नीतियों को तय करेंगे। तो वहीं ग्रीनलैंड पर अमेरिका की आक्रामक नीति ने साफ कर दिया है कि आज के दिन अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर के ऐसे चुनौती दे रहा है, यानी कि सीधे डेनमार्क की प्रभुसत्ता को चुनौती दी जा रही है। तो क्या गारंटी है कि अगले कुछ सालों में अमेरिका जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस जैसे देशों को यह नहीं कहेगा कि अमेरिका में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें यहां का राज्यपाल बना देंगे। दोस्तों, वॉशिंगटन में इस वक्त जिस तरह की बेचैनी और खलबली देखने को मिल रही है, वह केवल किसी एक बयान या किसी एक कूटनीतिक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उस गहरे बदलाव का संकेत है जो वैश्विक राजनीति की बुनियाद को धीरे धीरे लेकिन निर्णायक रूप से बदल रहा है। और इसी बदलाव के केंद्र में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो का वह बयान खड़ा है जिसमें उन्होंने न सिर्फ भारत को एक सकारात्मक वैश्विक शक्ति के रूप में स्वीकार किया, बल्कि उस पूरी सोच को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें दुनिया को दोस्त और दुश्मन के खांचों में बांट कर देखा जाता है। मैक्रो ने जिस स्पष्टता के साथ यह कहा कि आज की दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही बल्कि बहुध्रुवीय हो चुकी है,
जहां शक्ति के कई केंद्र उभर चुके हैं और भारत तथा चीन जैसी महाशक्तियां निर्णायक भूमिका निभा रही हैं, उसने अमेरिका की उस पुरानी मानसिकता को चुनौती दी है जिसमें वह खुद को वैश्विक व्यवस्था का एकमात्र संचालक मानता रहा है। मैक्रो का यह स्वीकार करना कि ब्रिक्स से लेकर G7 तक अब टकराव नहीं बल्कि संवाद का सेतु बन रहा है, इस बात का प्रमाण है कि यूरोप के भीतर भी यह समझ गहराने लगी है कि दुनिया को सैन्य दबाव, आर्थिक धमकी और प्रतिबंधों के जरिए नहीं बल्कि साझेदारी और संवाद के जरिए ही स्थिर रखा जा सकता है। और इसी पूरी तस्वीर में भारत एक ऐसे देश के रूप में उभर कर सामने आया है जो न केवल इन तमाम मंचों पर सक्रिय है बल्कि सबसे स्थायी, सबसे विश्वसनीय और सबसे संतुलित भागीदार बन चुका है। भारत की यही भूमिका वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा असहज कर रही है, क्योंकि अमेरिका दशकों से यह मानता आया है कि वह अपने सहयोगियों के जरिए वैश्विक एजेंडा तय करेगा। लेकिन अब वही सहयोगी, खासकर यूरोप, उसकी डराने वाली नीतियों से ऊब चुका है और अपनी सुरक्षा तथा अर्थव्यवस्था के लिए नए रास्तों की तलाश में पूरी दुनिया की ओर देख रहा है। दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस की यह बदली हुई सोच ऐसे समय में खुलकर सामने आई है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पेरिस की गलियों में सक्रिय कूटनीति के जरिए एक नई इबारत लिख रहे हैं, जहां भारत न तो किसी के दबाव में झुकता दिखता है और न ही किसी को आंख मूंदकर चुनौती देता है, बल्कि अपने हितों को केंद्र में रखकर स्पष्ट, आत्मविश्वासी और संतुलित संवाद करता है। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, उसकी तकनीकी क्षमता, उसका विशाल बाजार और सबसे बढ़कर उसकी रणनीतिक स्वायत्तता ने उसे इस पूरी वैश्विक बिसात का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। ब्रिक्स की अध्यक्षता ने इस भूमिका को और भी मजबूत किया है, क्योंकि अब दिल्ली सिर्फ एक सहभागी नहीं बल्कि एजेंडा तय करने वाली शक्ति के रूप में उभर रही है। और यही वह बिंदु है जहां यूरोप को यह समझ में आने लगा है कि अगर उसे भविष्य की आर्थिक और रणनीतिक महाशक्तियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो भारत का दरवाजा खटखटाना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी बन चुका है। यही कारण है कि केवल फ्रांस ही नहीं बल्कि जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे शक्तिशाली यूरोपीय देशों के भीतर भी इस वक्त गहन मंथन चल रहा है कि आखिर कब तक वे अमेरिका की धमकियों और दबाव की छाया में अपनी विदेश नीति तय करते रहेंगे। अमेरिका की आक्रामक टैरिफ नीतियों ने यूरोप के व्यावसायिक हितों को जिस तरह चोट पहुंचाई है, उसने वहां के उद्योगपतियों और नीति निर्माताओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अंधाधुंध अमेरिकी नेतृत्व का पालन करना वास्तव में उनके हित में है। वहीं ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की आक्रामक और विस्तारवादी बयानबाजी ने इस पूरे असंतोष को और गहरा कर दिया है, क्योंकि यह साफ संकेत देता है कि आज अमेरिका किसी भी रणनीतिक या संसाधन समृद्ध क्षेत्र को लेकर अपने करीबी सहयोगियों की संप्रभुता को भी नजरअंदाज कर सकता है। ग्रीनलैंड का मुद्दा केवल एक द्वीप या बर्फीले भूभाग का सवाल नहीं है, बल्कि यह डेनमार्क की प्रभुसत्ता और पूरे यूरोप की सामूहिक सुरक्षा भावना पर सीधी चोट है। और इसी संदर्भ में यूरोप के भीतर यह डर भी पनपने लगा है कि अगर आज अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर इस तरह की चुनौती दे सकता है, तो क्या गारंटी है कि आने वाले वर्षों में वह जर्मनी, फ्रांस, इटली या स्पेन जैसे देशों पर भी किसी न किसी रूप में दबाव नहीं बनाएगा।